मौसम ने करवटें बदली, आसमान से बारिश की बौछारें निकली। रामपुर गांव की सड़क के किनारे रामू बैठा था, जो अपने बनाए हुए पकौड़े बेच रहा है। रामू दिल का अमीर पर जेब से लाचार था। खौलते तेल में पकौड़े छानते हुए उसकी नजरें बस आसमान में टिकी हुई थी। वह सोचता, हे भगवान, बस बारिश रुक जाए, वरना मैं क्या खाऊंगा। मैं तो आज भूखा रह जाऊंगा और अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। अरे ओ काले बादलों, बरसना है तो रात को बरसना भाई। अब भी क्यों गरीब के मुंह लात मार रहे हो? अगर आज कोई ग्राहक नहीं आया तो घर की टपकती हुई छत ठीक कैसे होगी? राशन का डिब्बा भी खाली पड़ा है, सीता राह देख रही होगी। हे भगवान, लाज रख लेना आज। तभी उस भयानक बारिश में ठिठुरता हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा भिखारी ठेले की छाऊ के नीचे आकर बैठ जाता है। भूख और ठंड से वो बहुत कांप रहा था। अरे बाबा, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हो? पूरे भीग गए हो। रुको, तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे होंगे। रामू बिना सोचे समझे गर्मा गर्म आलू के पकौड़े एक प्लेट में निकालता है और उस बूढ़े भिखारी को दे देता है। लो बाबा, ये गर्मा गर्म आलू पकौड़े खाओ, शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। भिखारी अभी आलू पकौड़े खा ही रहा था, तभी गांव का एक आलसी और घमंडी जमींदार का बेटा रमेश वहां से गुजरा। रमेश हमेशा रामू की मेहनत से जलता था, क्योंकि खुद तो वह दिन भर ताश खेलता था। अरे ओ राजू, पहले ग्राहक तो बड़ा वीआईपी ढूंढा है। इस करकराती बारिश में ठेला लगाकर बैठे हो। अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? तुम्हारे यह घटिया आलू पकौड़े इंसान तो नहीं खा सकते, बल्कि यही भिखारी खा सकते हैं। रमेश भाई, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। मेरे आलू पकौड़े कोई भिखारी खाए या राजा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना कर्म कर रहा हूं, भूखे को अन्न दे रहा हूं। मेरा हिसाब ऊपर वाला रखेगा। हाँ, देख रहा हूं ऊपर वाला भारी बारिश के रूप में तेरी दुकान को बंद कर कर तगड़ा फल दे रहा है। बैठे रहो इस भिखारी के भरोसे। रामू उदास होकर बैठ जाता है और सोचता है, शायद अब कोई ग्राहक आ जाए। तभी सड़क के कीचड़ में उसे एक पोटली दिखाई देती है। रामू उसे उठाता है और देखता है, वह कोई बटुआ नहीं, बल्कि उसमें तो सरकारी आईडी कार्ड है और कुछ बहुत जरूरी दस्तावेज है। उस आईडी कार्ड पर एक रामपुर गांव के ही एक नौजवान की फोटो थी। अरे, यह तो गांव के उसी कोठी के जमींदार के बेटे का आईडी कार्ड है। इसके बिना तो सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होता। और जब वह बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी पेंशन के कागजात भी इसी से जुड़े हैं। बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अगर मैं ठेला छोड़कर गया तो आज की बोनी भी नहीं होगी। घर का राशन कैसे आएगा? नहीं राजू, अपनी कमाई के चक्कर किसी की परेशानी को मत भूल। ऊपर वाला सब देख रहा है। राजू अपने ठेले को वहीं छोड़कर तुरंत जमींदार के घर जाता है। बाहर बहुत ज्यादा भारी मूसलाधार बारिश भी लगी हुई है और रामू गांव की सबसे बड़ी कोठी के सामने खड़ा हो जाता है। वहां हिम्मत करके कोठी के अंदर बैठे हुए लोगों को आवाज देता है। घबराते हुए कोई है, तभी अंदर से एक चिड़चिड़ा स्वभाव का आदमी निकलता है। कौन है भाई? तू इतनी आफत की बारिश में दरवाजे को खटखटा रहा है और चिल्ला रहा है। भीख मांगने का यही वक्त मिला है, क्या भागो यहाँ से? नहीं भाई, मैं भीख मांगने नहीं आया हूं। सड़क में आपका ये जरूरी आईडी कार्ड मिला मुझे, और कुछ जरूरी कागजात भी मिले। सोचा मैं आपको लौटा दूं, क्योंकि इसके बिना आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे। देख लीजिए, आपका ही है ना। आईडी कार्ड को देखते ही उसके चेहरे का गुस्सा शांत हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने रामू का हाथ थाम लिया। भाई, तुम मामूली इंसान नहीं, मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो। इसी आईडी कार्ड और कागजात के भरोसे मेरी बीवी हॉस्पिटल में बैठी है और इन्हीं कागजातों के सहारे मुफ्त इलाज होना था। अगर ये आज ना मिलता तो अस्पताल वाले उसे निकाल देते। मैं बहुत परेशान था। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, तुम शुक्रिया मत बोलो। तुम्हारी पत्नी जल्दी ठीक हो जाए, यही मेरी दुआ है। तुम्हारे चेहरे का ये सुकून ही आज की मेरे सबसे बड़ी कमाई है। फिर रामू अपने ठेले के पास वापस आ जाता है और फिर से अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगता है और सोचता है, भगवान कोई तो आ जाओ। फिर रामू अपने ठेले के पास वापस आ जाता है और फिर से अपने ग्राहकों का इंतजार करने लगता है और सोचता है, भगवान कोई तो आ जाओ।
राजू के ठेले में कैसे आलू पकोड़े छन रहे हैं। इससे करकराटी ठंड में पकोड़े खाने का तो मजा ही और है। हाँ भाई राजू, जरा हमारे लिए भी इस करकराती ठंड में एक एक प्लेट लगा दे। आलू पकोड़ा के साथ मुझे तीखी वाले लाल चटनी भी चाहिए। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, अभी ले लो, एकदम ताजा माल है, आत्मा तृप्त हो जाएगी तुम्हारी। मीना और गीता अभी पकोड़े ही खाने वाली थीं। तभी वहां घात लगाए हुआ जलने भूनने वाला रमेश वहां पर आ गया। रामू की दुकान को चलते हुए देखकर उसका खून उबल रहा था। राजू का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक पकोड़ा उठाया। उसे पकोड़ा बहुत ज्यादा स्वाद लगता है, लेकिन वह उन औरतों से बोलता है कि इन पकोड़े को मत खाओ, ये बहुत ज्यादा खराब है। मैंने देखा है इसको मिलावट करते हुए। ये बहुत घटिया किस्म का आदमी है और मुझे बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है और मुझे पेट दर्द भी हो रहा है। इसमें पता नहीं क्या मिलाया है अपने पकोड़े में। चाची, छी छी, इस पकोड़े को मत खाना, मुझे तो लगता है ये बासी पकोड़े खिला रहा है। अरे क्या हुआ रमेश भाई, पकोड़ा सच में सड़ा हुआ है। हाँ चाची, देखो, मेरी हालत ऐसी लग रही है कि महीना पुराना पकोड़ा खिला दिया। इस रामू ने पैसों को बचाने के लिए पिछले महीने का राशन का इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे दर्द हो रहा है। छी रे राजू, धिकार है तुझ पर। चंद पैसों के लिए तू हमें सड़ा हुआ पकोड़ा खिला रहा है और हमें बीमार करना चाहता है। हम तो तुम्हें बड़ा ईमानदार समझने थे। अरे नहीं रे चाची, मेरी बात तो सुनो, मेरे पकौड़े एकदम ताजा हैं, ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ नाटक कर रहा है। अरे चुप कर लालची, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई और तुम मुझे झूठा बोल रहे हो। बेशर्म, देखो चाची, इसको यह कितना बेशर्म है। दोनों औरतें राजू को कोसती हुई वहां से चले जाती है और बोलती है, आज से हम तुम्हारे इस ठेले में कभी नहीं आएंगे। हम बीमार नहीं होना चाहते। रामू की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। रमेश, तू इतना गिर जाएगा? मैंने सोचा नहीं था अपनी झूठी उल्टी का नाटक करके क्या जताना चाहता है। तूने गरीब की रोजी रोटी पर लात मारी है। जा जा, बड़ा आया। ऊपर वाले का ठेकेदार एक्टिंग देखी मेरी बन गया ना। मैं गांव का भला आदमी और तेरी दुकान ठप। अब बैठ के मक्खियों को मार। रमेश सीना तान के चला जाता है। रामू अकेले में सर को पड़कर रोने लगता है, पर उसे नहीं पता था उसकी बेबसी और उसकी सच्चाई को कोहरे के पीछे कोई देख रहा है। अगर आपको जानना है कि इसके आगे क्या हुआ तो कमेंट करें। सेकंड पार्ट। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।